Assalamu alaikum students. Today we will discuss hyperconjugation. हाइपरकंजुगेशन का दूसरा नाम हमारे पास नो बॉन्ड रेजोनेंस भी होता है। हाइपरकंजुगेशन है क्या? ठीक है, हम कंजुगेशन के बारे में पढ़ते हैं। कंजुगेटेड बॉन्ड हमारे पास होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड की बात होती है। ठीक है, कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, कार्बन हो या कार्बोनाइल भी अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम एक ये एल्डिहाइड है और इसके नेबर में एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बोनाइल की कॉन्जुगेशन में है। ये होता है हमारे पास कॉन्जुगेशन में, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारे पास एक्चुअली होता ये है कि हाइड्रोजन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में। हाइड्रोजन अब कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा और कैसे इन्वॉल्व होगा, इसको हमने रिलेट करना है पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट से। पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट हमारे पास वो होता है जिसमें इंडक्टिवली जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। उसमें कुछ ग्रुप ये हमने पढ़े थे, मतलब इसमें कार्बन है और साथ में 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। फर्स्ट वाली की बात करें हम ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कार्बन है और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और इनके साथ एक जो है ना ऑर्डर दिया हुआ है इनका आपस में, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। मतलब जो पहले वाला है टर्शरी कार्बन है उसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो सेकेंडरी कार्बन है उसका टर्शरी से कम है और जो प्राइमरी है उसका हमारे पास सेकेंडरी से कम है और सिंपल जो मिथाइल ग्रुप है उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट सबसे कम होता है। अब हमारे पास अगर ये वाले ग्रुप इस तरह से अटैच हों कि इनके नेबर में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इनकी नेबर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इधर। ठीक है, ये हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ 3 पोजीशन पे जो कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप है CH3। ठीक है, इसके जो हाइड्रोजन है उसको इन्होंने सेपरेट सेपरेट करके शो किया है। अब ये देखें कि जो एरो की डायरेक्शन है वो जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो उसको शिफ्ट कर रहा है कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान में। हाइड्रोजन का वाला जो बॉन्ड है जो कार्बन के साथ बना रहा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देते हुए कार्बन 2 और 3 के दरमियान में बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन 1 और 2 में डबल बॉन्ड था, तो उसका जो पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 पे शिफ्ट कर रहा है। जब वो कार्बन 1 पे शिफ्ट करेगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जिस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2 और 3 के दरमियान में बॉन्ड बनाया उस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस वाली कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि हमारे पास एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है और सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। इस सेंस में इसको हम पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ये फिनोमेना हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, जिसमें कोई भी मिथाइल ग्रुप जब किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में हो तो उस वहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है मिथाइल का वो अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेगा और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मज़ीद यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड और अटैच है इस कार्बन के साथ हमारे साथ, हम कह लें कि ये इस तरह से एक और डबल बॉन्ड भी अटैच है, तो ये यहाँ पे भी इसकी ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट वाला जो है अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। जैसे हम रेजोनेंस में एक से सेकंड बॉन्ड की तरफ, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह से चलते हुए पूरे बॉन्ड को रेजोनेट करवाते हैं। ठीक है,
तो ये थी हमारे पास इसकी एग्जांपल, सॉरी इसकी डेफिनेशन कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। अब हम देखें कि ये था एक मिथाइल ग्रुप की हमने बात की यहाँ तक। अगर हम इस मिथाइल ग्रुप की जगह दूसरा मिथाइल ग्रुप रेजोनेट कराएं तो क्या हो जाएगा, एक और तरह का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब उन दोनों को छोड़ के जो थर्ड हमारे पास हाइड्रोजन है उसको उसके बॉन्ड को रेजोनेट कराएं तो हमारे पास एन अदर एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। टोटल हमारे पास यहाँ पे इसके 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और ये बन रहे हैं हाइपर कंजुगेशन की वजह से। हाइपर कंजुगेशन में थोड़ा सा मेसोमेरिक से इसलिए डिफरेंट होता है कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाइड्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन दे के डबल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में अभी तक हमने बॉन्ड ब्रेकेज की बात कहीं भी नहीं की थी, लेकिन हाइपर कंजुगेशन के केस में यहाँ से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसीलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं कि जहाँ पे रेजोनेंस हुई है वहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस जो हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस जो इफ़ेक्ट है उससे बहुत इससे क्लोजली रिलेटेड हैं। जो चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं वही चीज़ें तकरीबन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि बॉन्ड लेंथ। हम कहते हैं कि जहाँ पे रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन का फिनोमेना आ जाए वहाँ पे कार्बन कार्बन चाहे सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, वो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो प्योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जितनी नहीं होती, बल्कि इन दोनों की बॉन्ड लेंथ से वेरिएट कर रही होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ डेविएट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये देखिए कार्बोनाइल है, ये एल्डिहाइड है कोई, और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और उसके साथ मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल की कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ से रेजोनेट हो जाएगा और ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अब यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट था 2.27, यहाँ पे 2.72। हमने कहा कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास की जो मिथाइल है टोलुइन इज ऑर्डो पैरा डायरेक्टिंग। अब मिथाइल ग्रुप की ही बात की है कि हाइपर कंजुगेशन के केस में जहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है वहाँ पे अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वो रेजोनेट करेगा। अगर हम टोलुइन की बात कर रहे हैं, ये टोलुइन है हमारे पास, ये इस तरह से होता है, ये बेंजीन और इसके ऊपर CH3, इसको हम टोलुइन बोलते हैं। इन्होंने इसको सेपरेट करके लिखा हुआ है हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन रेजोनेट करेगा ऑक्सीजन, ये बेंजीन के जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज जो है नेक्स्ट इस यहाँ किस पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है और फिर उससे नेक्स्ट बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज होकर इन दो कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बना रहा है और जो नेक्स्ट बॉन्ड था वो इस कार्बन पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहा है। ये देखिए इस तरह से डीलोकलाइज होते होते ओरिजिनल टोलुइन का मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाता है। ये हमारे पास सारे इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से इसको गौर से देखो कि जब नेगेटिव चार्ज था इसने डीलोकलाइज होके ये दो कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बनाना है तो क्या करता है, इसके आप एरो की डायरेक्शन चेक करें, वो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होके इन दो कार्बन के दरमियान में एंड हो जाती है। ठीक है, ये दो कार्बन के इन दो कार्बन के दरमियान में एंड हो जाती है। नेक्स्ट ये वाला जो बॉन्ड शिफ्ट होना है ये दरमियान से मूव करता हुआ इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करनी है तो उस कार्बन के ऊपर एंड हो रहा है। ठीक है, आपने इन एरोज को ड्रा करते हुए बहुत ख्याल रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास के रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमारे पास कोई भी स्पीशी है उसके ऊपर इस तरह से कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम रेडिकल बोलते हैं। अगर हमारे पास ये एक टर्शरी
वो है रेडिकल है, कार्बन है उसके ऊपर रेडिकल है, और उसके साथ मीन्स 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब एक मिथाइल ग्रुप के पास 3 हाइड्रोजन है, वो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करके लिख लें, ये लें तो ये रेडिकल है, ये हाफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन, और ये इधर, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इस हाइड्रोजन के ऊपर मीन्स रेडिकल की फॉर्म में, ये ठीक है। और ये कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH3, और ये भी CH3, ये एक हाइड्रोजन के साथ हुआ है। यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, मीन्स एक मिथाइल ग्रुप से टोटल 3 हाइड्रोजन जो हैं वो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, मीन्स टोटल 9 जो हाइड्रोजन हैं वो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे इस केस में। तो जितने ज़्यादा किसी के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये सेकेंडरी रेडिकल, और इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, इट मीन्स 3 इसके हाइड्रोजन 3 इसके, टोटल 6 हाइड्रोजन। तो इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास पहले वाला जो ये था इससे कम होंगे। इट मीन्स अगर 6 वाला और 9 जिसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर थे, इन दोनों को कंपेयर करें तो जो 9 वाला है ये मोर स्टेबल है देन 6 वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इथाइल है, इसके साथ एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, मींस ये इससे भी जो 6 वाला है उससे भी इसकी डेंसिटी जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी, तो ये 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। टोटल 4 होंगे, लेकिन 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं हाइपर कंजुगेशन में। यहाँ पे मिथाइल में देखें तो इस मिथाइल के ऊपर ही रेडिकल है, ठीक है। अब ये वाले हाइड्रोजन तो डीलोकलाइज नहीं हो सकते ना इसी कार्बन के, तो इसी कार्बन के साथ अटैच है, तो हम कहते हैं कि मिथाइल जो होता है इन सब से लेस स्टेबल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में भी सेम वही रीज़न है, यहाँ पर फ़र्क जैसे है कि यहाँ पर पूरा बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होगा और कार्बन की पर जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे अगेन हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, मीन्स 9 टाइम हाइपर कंजुगेशन होगी। इस केस में 6 टाइम, और इस केस में 3 टाइम, और इस केस में 0। तो जैसे जैसे हम 9 से 0 की तरफ जा रहे हैं ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। 9 वाला हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा जो कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अगर इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, एक मिथाइल ग्रुप से 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 12 हाइड्रोजन, मतलब 12 हाइड्रोजन इसकी हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, इसके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसके साथ जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का फिनोमेना इन्वॉल्व है और उसके रेजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बन सकते हैं जिसकी वजह से वो हाईली स्टेबल हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कार्बन की जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है टर्शियरी के केस में कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी भी टर्शियरी से कम होगी। सॉरी टर्शियरी कह रही हूँ जहाँ पे फोर मिथाइल चारों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच थे, मीन्स जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक हमारा हाइपर कंजुगेशन जो है वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल है, जिसको हम मज़ीद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जो कि लिंक्ड हो टू हाइड्रोजन एटम। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगी मॉलिक्यूल की। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। स्मॉल साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का तो वहाँ पे ग्रेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसमें हम ये सारी जो दोनों कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में। हम कहते हैं कि मोस्टली यही तीन हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये इसका मॉलिक्यूल के ये यहाँ पे देखें, ये है वाटर का H2O एक मॉलिक्यूल। ये नेक्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। मींस यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जैसे ये बनाया गया है। अगर इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे ये डॉटेड लाइन से शो की गई है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है अगर इसके साथ भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाए। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जिसके पास हाइड्रोजन है, और ये दोनों ही कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल इस तरह से ये है, जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही हैं। अब इसमें देखें एक साइड पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। इस तरह से ये पूरी एक चेन की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास क्या होता है, एक जिग जैग फॉर्म में होता है। जैसे ये HF का एक मॉलिक्यूल, इसका नेक्स्ट HF का ये है, और ये फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसकी विसिनिटी में ये हाइड्रोजन एटम। तो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। ये मॉलिक्यूल जिग जैग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यदि अब देखें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, हम कहते हैं कि इसकी स्टिक स्ट्रेंथ लो होती है। ये एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब प्रोटॉन जहाँ से आना है यहाँ से आ सकता है, लेकिन ये दो फ्लोराइड आइंस के दरमियान में एम्बेड हुआ है, ये कंप्रेस हुआ है, ये कह लो कि ये छुपा हुआ है इन दो फ्लोराइड आइंस के दरमियान। तो इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए HF जो होता है वीक एसिड है एज कम्पेयर टू HIK ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल है, उनके दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सेम जैसे कि वाटर में होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जैसे जैसे मैंने इसको ड्रा किया है, ये यहाँ पे एक जो डॉटी लाइन है ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, और इधर से ये वाली भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उससे उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि वंडर वाल फोर्सेस से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसकी भी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इसकी एप्लीकेशन जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसी वजह से कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। इसके अलावा एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर वगैरह की में दिखाई गई है, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हम कहते हैं कि कंपाउंड दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्वेंट एंड सॉल्वेबल इन सच सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल जो लोअर अल्कोहल हैं वो सॉल्वेबल होते हैं वाटर में, क्यों? क्योंकि लोअर अल्कोहल जो होते हैं ये जैसे है, ये लोअर अल्कोहल जो है जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो वाटर सॉल्वेबल हो सकता है वाटर में। नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया भी जब उसमें वाटर में ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वहाँ पे सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी में इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। नेक्स्ट हमारे पास विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है उनकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। इसी तरह से लो डेंसिटी होती है आइस की, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो अपने आप को केज लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं और उनके दरमियान में स्पेसेस जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। उन स्पेसेस की इंक्रीज़ होने की वजह से उनमें उनकी जो डेंसिटी होती है आइस की वो वाटर से कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की हो सकती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी HF, ये एक मॉलिक्यूल है। सेकंड हमारे पास HF आएगा, ये F है तो इसने H और ये हमारे पास F। देखिए ये एक HF का मॉलिक्यूल, एक दूसरे HF का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये देखें ये ऑर्थो पोजीशन पे है, इसके ये फिनोल का OH हमारे पास हाइड्रोजन है और ये नाइट्रो को उन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप ओपन करके लिखा हुआ है, तो इसको ये वाला जो ऑक्सीजन है और इधर से ये OH का जो हाइड्रोजन है, ये देखें एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे यहाँ से और 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर रिंग बने तो वो हाईली स्टेबल होती है। अगर 5 मेंबर या 7 मेंबर रिंग बने हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से तो वो इतनी स्टेबल नहीं होती, वो अनस्टेबल होती है। हमारे पास 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बन जाता है। इसी तरह से ये ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सैलिसाइल्डिहाइड है, इसमें एक साइड पे OH और दूसरी साइड पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ये दोनों भी क्या करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। जहाँ पे भी इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन अवेलेबल हो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है एंड हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।